अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करनी है। इंतजार की घड़ियां खत्म, नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आ गया, क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ साहब का इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों भारत में बैन हुआ, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। शहबाज जरदारी जमहूरियत और उनकी हुकूमत के सम्राट आम शहरियों तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। एक दिन में लाहौर शहर में 23 पर्चे क्यों दर्ज किए गए, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहता हूं। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी क्यादत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत का ये मौकिफ था कि जी इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। हम 1 महीने के अंदर वो रिहा हो जाएंगे, 2 महीने के अंदर वो रिहा हो जाएंगे। उनके वो मुकदमात चल रहे थे, सहाफी जाते थे जेल के अंदर, मुकदमा चलता था, सहाफियों से इमरान खान साहब की बात भी हो जाती थी, बाहर पैगाम भी आ जाता था, लेकिन खान साहब को किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। फिर अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो सारी चीजें कटती 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 इस नहज पे अब पहुंच गई हैं कि रिहाई की बात तो आप छोड़ दें और सहाफियों से इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी छोड़ दें। खान साहब जेल के अंदर भी जो अदालत लगती थी उसमें भी जज साहब को कहते थे कि जनाब सहाफियों के आगे से शीशा हटाया जाए, मुझे उनसे बात करने दी जाए। लेकिन अब वो सारी चीजें ना उसके ऊपर कोई डिस्कस कर रहा है, कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि जी किस सहाफी को जाने दिया जाता है या किसको नहीं जाने दिया जाता। अब तो चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं कि इमरान खान साहब की बहनों की भी उनसे मुलाकात नहीं हो सक रही। उसके ऊपर उनकी जमात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो क्या रद्द अमल है वो मुझे आपके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें, आप सोचें, नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, उनको पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, खुदा न खास्ता उनके तमाम मुकदमात जो हैं वो जेल के अंदर चल रहे हैं, उनको किसी सहाफी से नहीं मिलने दिया जा रहा, ये भी सारी चीजें छोड़ दें, उनको घर से खाना भी नहीं आने दिया जा रहा, चलें ये भी छोड़ दें, उनको उनकी फैमिली जो है उससे भी नहीं मिलने दिया जा रहा, या जरदारी साहब जेल में हैं, उनकी मुलाकात उनके बच्चों से नहीं हो पा रही, कोई किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसकी हुकूमत इजाजत देती है सिर्फ वो मिल सकता है। आप इमेजिन करें कि इनमें से कोई भी एक ऐसा लीडर जो मोजिज लीडर है वो इस तरह होता तो इसके ऊपर मीडिया का क्या रिस्पॉन्स होता, इस पे पाकिस्तान के दानिशवरों का क्या रिस्पॉन्स होता। मतलब यहां पे तो मीडिया पे उनकी आवाज के ऊपर पाबंदी लगी थी तो कुछ सहाफी पिटीशन उठा के अदालत पहुंच गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियां साहब को इजाजत दी जाए, ऑल दो कि वो उस वक्त अदालती मफरूर थे, पर वो उनका राइट है, वो मियां साहब की आवाज वो अगर वो खुलवाना चाहते थे तो उनका राइट है। एट द सेम टाइम उनको ये उम्मीद तो थी ना कि यार इस अदालत से शायद हमारी कोई बात सुनी जाए। अभी तो जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन बात शुरू हुई थी हुकूमत की तब्दीली से और इमरान खान साहब की इक्तदार में वापसी से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत बहुत सारे बातें करती थी, दावे करती थी, फिर खान साहब को कैद कर दिया गया और अब हालत ये हो गई है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर जदोजहद हो रही है कि जी किससे मुलाकात होगी किससे नहीं होगी। गौर साहब चले जाते हैं उनकी मुलाकात हो जाती है, ये साहब चले जाते हैं उनकी मुलाकात हो जाती है, तो चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं। क्या आपने अपनी जिंदगी में, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, थोड़े हमसे छोटे हैं, आप लोगों ने कभी ऐसा देखा कि जनाब किसी भी जमहूरी दौर के अंदर ये सूरत हाल हो कि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, और ये नहीं कोई 1-2 ओकेजन के ऊपर, अब तो महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, सियासी रुफका से मुलाकात हुए हुए उससे भी ज्यादा टाइम हो गया, और इस नहज पे चीजें पहुंच गई। और फिर उसके ऊपर जो माजी में ऑपोजिशंस होती थी वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड और बड़ी छोटी सी ऑपोजिशंस होती थी, पार्टियां टूट चुकी होती थी, जो लीडर था उसके नाम पे किसी ने वोट नहीं दिया होता था। जब मियां साहब को पकड़ा गया उसके बाद क्या हुआ, जब बीबी को पकड़ा गया उसके बाद क्या हुआ, पार्टियों की क्या हालत थी, जब मुशर्रफ साहब आए पेट्रियट्स बन गई, मुस्लिम लीग काफ बन गई, किसी ने जनाब उन लोगों के नाम पे वोट नहीं दिया। इस मौके पे तो अवाम खड़ी हो गई, अवाम खड़ी हो गई, पार्टी के पास तो वो चॉइस ही नहीं थी ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के पास ये चॉइस ही नहीं थी कि वो खड़े हों या ना हों। जो नहीं खड़े हुए वो चले गए, वो तो मसला ही कोई नहीं था, नए लोग आ गए, किसी को भी टिकट मिला वो जीत गया, लेकिन पार्टी को वोट पड़ा तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतना ज्यादा वोट पड़ा हो और इतनी मजबूत उनकी हुकूमत आ गई हो और आगे चीजें इस नहज पे पहुंच गई हो। उसका क्रेडिट किसको जाता है? अगर आज अली अमीन साहब वज़ीर आला हैं या कोई और मौजूद शख्सियत पार्लियामेंट में बैठी हुई है, वो इस वजह से बैठी हुई है कि बड़े मकबूल हैं? नहीं जी, वो सिर्फ इस वजह से बैठी हुई है कि जो सियासत इमरान खान ने की वो किसी ने भी नहीं की। यहां पे वो डीलें भी हो जाती थी, लोग खामोश भी हो जाते थे, मुल्क से भाग भी जाते थे। जिस वक्त इमरान खान साहब गिरफ्तार
नहीं हुए थे, उस वक्त भी उनको ऑफर की जा रही थी कि आप बरतानिया चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं कुछ अरसे के लिए, चीजों को काम डाउन कर लें, लेकिन वो नहीं गए। तो आज जो ये इतनी ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वोट की ताकत, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की सियासत की वजह से। लेकिन आगे से इन्होंने क्या उस सियासी ताकत को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया, इसके जज आप खुद हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, अगर किसी और लीडर के साथ ये सब कुछ इंतजामी तौर पे हो रहा होता तो फिर दानिश्वरों का उसके ऊपर क्या मौकिफ होता। आज टीवी पे बैठ के लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब ये भारत के हवाले से ये बयान क्यों नहीं दे रहे, भारत के हवाले से वो बात क्यों नहीं कर रहे हो। भाई तुम तो उसकी बहनों से मुलाकात नहीं होने दे रहे, वो अगर मुलाकात नहीं आप करने दे रहे, आप उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। फिर कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने सियासी बातें कर ली। आप इमेजिन करें इनमें से कोई और लीडर ऐसे होता जो 2 साल से तकरीबन जेल के अंदर होता है, जिसको किसी अदालत में पेश ना किया गया होता, जिसकी तस्वीर भी बाहर आने की इजाजत ना होती और कुछ माह से उसकी मुलाकातों के ऊपर भी ऐसी पाबंदी होती, तो क्या उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान आना था, कोई ऐसी चीज आनी थी। उन्होंने तो फिर भी खुल के उसके ऊपर बात भी की। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। जी हां जी, नवाज शरीफ साहब का भी ट्वीट आ गया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब कुछ बोल नहीं रहे, नवाज शरीफ साहब कोई बयान नहीं दे रहे, नवाज शरीफ साहब का ट्वीट नहीं आ रहा, ये हो गया वो हो गया, भारत की फौजें जनाब बॉर्डर पे आ गई हैं, भारत हमें ये धमकियां दे रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं, नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आ गया, लेकिन भारत के हवाले से ट्वीट नहीं आया। जो मेरी खबर है वो बिल्कुल मुसद्दका है कि मियां साहब की ट्वीट आ गई है, लेकिन वो भारत के हवाले से या मोदी के हवाले से कोई ट्वीट नहीं आई है। मियां साहब ने जो ट्वीट किया उसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने ताजियत की है, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है। मियां साहब ने जो आज ट्वीट की, दिन को तकरीबन 4:08 के ऊपर उन्होंने ये ट्वीट की है, और इसमें उन्होंने कहा है जनाब मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर साहब की नागहानी वफात पर दिली रंज हुआ। तो जो प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं उनकी वफात के ऊपर उन्होंने ताजियत की है। इंपॉर्टेंट ट्वीट है। प्रोफेसर साहब एक इंपॉर्टेंट शख्सियत थे पाकिस्तान के अंदर, एक बड़ा तबका उनकी बातों को सुनता था, उससे मुस्तफीद होता था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके खानदान वालों को सब्र जमील अता करे। तो मियां साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने आगे ये भी लिखा, इल्मी और पार्लिमानी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं प्रोफेसर साहब की। मैं दुख की इस घड़ी में उनके खानदान के गम में बराबर का शरीक हूं। अल्लाह ताला उन्हें अपने जोहारे रहमत में जगह दे और लाहिकीन को सब्र और हिम्मत से ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। तो मियां साहब ने ट्वीट कर दी है जनाब, ये ताजीब की उन्होंने ट्वीट की है। बाकी आप में से बहुत सारे दोस्त जो पूछते हैं कि वो मोदी के हवाले से क्यों नहीं कोई बयान दे रहे, मोदी को क्यों नहीं कुछ बुरा भला कह रहे, उसके ऊपर क्यों नहीं तनकीद कर रहे, वो भी वो कर देंगे, वक्त आएगा तो वो कर देंगे। आप लोगों को जल्दी थोड़ी सी ज्यादा है। एनीवे, मियां साहब के जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है, और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, जी हाँ जी, इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो भारत में बैन कर दिया गया है। और अता तारर साहब ने उसकी जो वजह बताई है, मुझे भी वही वजह समझ आती है। अता तारर साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ का इंस्टाग्राम इसलिए बंद किया गया है कि वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं और उन्हें अपनी ड्रेसिंग की फिक्र भी होती है। वो इंस्टा पर स्टाइलिश तस्वीरें लगाते हैं और जो इंडिया वालों से बर्दाश्त नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का इंस्टा अकाउंट बंद कर दिया है। तो उनकी स्टाइलिश तस्वीरें देख के उनका अकाउंट बंद हो गया है और वो बड़ा खूबसूरत लगते हैं, बड़े स्टाइलिश हैं। तो आपने भी देखा होगा मियां साहब स्टाइलिश तो हैं, बड़े जबरदस्त कपड़े पहनते हैं, सूट वगैरह पहनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो ये बुनियादी वजह बनी है। अगर आप में से कोई चाहता है कि भारत में आपका अकाउंट बैन ना हो, तो आपने एक काम करना है, आपको स्टाइलिश तस्वीर आपने अपलोड नहीं करनी है। आप कोशिश करें कि जब आप कुछ भी अपलोड कर रहे हो, थोड़ी सी मट्टी मुंह पे लगा लें या कपड़े थोड़े से यहां से फाड़ लें, तो स्टाइलिश नहीं हो आपने बिल्कुल कोई तस्वीर करनी। तो ये जनाब भारत हमारे वजीर आजम के स्टाइल से डर गया है। इससे आप देखें, अभी तो बाकी तो बातें छोड़ दें, बाकी आगे बातें जाएंगी। अभी तो सिर्फ हमारे वजीर आजम के वो स्टाइल से डर गया। पता नहीं वो कौन सा उनको स्टाइल था, ये उन्होंने नहीं बताया कि इसलिए स्टाइल तो डिफरेंट किस्म के होते हैं और स्टाइलिश वो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि ये वजीर साहब जो है कुछ तस्वीर शो कर दें ताकि हमें पता चले कि ये वाले स्टाइल हैं जिनसे भारत डरता है। तो फिर हम भी मिसाल के तौर पर क्या पता वो किसी जगह पे ऐसे हो या किसी जगह पे ऐसे हो, तो ताकि हम सब मिलके उन्हीं स्टाइल्स में तस्वीरें खिंचवाएं और रोज इंस्टाग्राम पे अपलोड करें और भारत को मुंह तोड़ जवाब दें। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो वजीर साहब ने खुद शेयर की। एक और वजीर हैं वफाकी हमारे वजीर दिफा के, उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान की मईशत भारत से बेहतर है, वहां अंबानी और इन जैसे कुछ अफराद को माइनस करें तो भारत में शदीद गुर्बत और भूख है। अच्छा, इसमें
कोई दो राय नहीं कि भारत की मीशत हमसे बेहतर है, मीशत बहुत बड़ी है, उनके रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, अब उधर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, वहां पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वहां पे उन्होंने जो रिफॉर्म्स की मनमोहन सिंह साहब ने, उससे उनकी मीशत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा, बहुत सारे लोग गुर्बत से भी उठे, लेकिन अभी भी उनकी बहुत बड़ी आबादी है और उनकी आबादी का उतना हिस्सा तो भूखा सोता है जितनी हमारी कुल आबादी है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, किसी खुशी से नहीं बता रहा। यकीन कीजिए, भूख अफलास वहां पे हो तो वो भी इंसानियत के लिए एक जो है बुरी चीज है, यहां पे हो तो वो भी बुरी चीज है। यहां के मुकाबले में वहां की आवाम ज्यादा पसमानदा है, बुरे हालात हैं। अब किसी भी वेस्टर्न उसको देख लें, व्लॉगर को जब वो वहां पे जाता है क्या दिखाता है, यहां पे आता है तो क्या दिखाता है। लेकिन ये कहना कि उनकी मैशत हमसे बेहतर नहीं, मैशत उनकी बेहतर है। हाँ, मसला ये है कि अगर आपके पास एक रोटी हो और 3 बंदे खाने वाले हों तो वो आप अच्छे तरीके से खा सकते हैं। अगर आपके पास 10 रोटियां हो लेकिन 1000 बंदा खाने वाला हो तो आपकी पावर तो ज्यादा है, रोटियां तो ज्यादा है लेकिन बंदे बहुत ज्यादा हैं। तो ये उनका इशू है, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत सारे म्यूनिसिपल मसाइल हैं, जो सोसाइटी के मसाइल हैं, उस तरह की सारी चीजें हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा मानना मुश्किल होगा कि उनकी मैशत हमसे गई गुजरी है। सिर्फ 86 अरब डॉलर तो वो अपने दिफा पे खर्च करते हैं भाई, 86 अरब डॉलर सिर्फ वो दिफा पे खर्च करते हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान का टोटल बजट कितना होता है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मैशत हमसे तो बहुत आगे है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वहां पे गुर्बत है, अफलास है, आबादी ज्यादा है, वो भूख नंग है, वो तो है, वो चीजें हैं। एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना है कि अगर उधर भी गुर्बत है, उधर भी अफलास है, पाकिस्तान में भी जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। ऑल्दो कि अवाम के सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो है वो चीजें बेहतर है, लेकिन यहां पे भी 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, उनको मुनासिब खुराक नहीं मिलती, इससे भी बुरे हालात भारत के अंदर है। तो ये दोनों मुल्कों को सोचने की जरूरत है कि कब तक हम एक दूसरे के साथ जंग की बातें करते रहेंगे। आज से आप 70, 80, 90 साल पीछे चले जाएं, यूरोप वाले एक दूसरे के हवाले से इसी किस्म की बातें करते थे। जर्मनी बरतानिया पे बम फेंकता था, जर्मनी फ्रांस पे हमला करता था, फ्रांस जो है वो जर्मनी पे हमला करता था, एक दूसरे को वो मार रहे थे, मिलियंस ऑफ लोगों को उन्होंने मार दिया। लेकिन फिर उन्होंने एक सबक सीखा कि जनाब इन जंगों में कुछ नहीं रखा, इस नफरत में कुछ नहीं रखा। जब कोई तरक्की करता है तो वो अकेला नहीं करता, खित्ते तरक्की करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आइसोलेशन में कोई तरक्की कर ले। तो हमें भी यहां पे सोचने की जरूरत है, हालात को बेहतर करने की जरूरत है, अपने लोगों के लिए कुछ करने की जरूरत है। कब तक ये कभी इस चीज के नाम पे, कभी उस चीज के नाम पे हम एक दूसरे के खिलाफ रेट्रिक करते रहेंगे। उधर इंतहाई भोंडी किस्म की बातें होती हैं, इधर भी कुछ दोस्त मुबालगा आराई करते हैं। तो दोनों साइडों को इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। अवाम का सोचें, चीजों को आगे लेके चलें और बेहतर हालात करें ताकि जो ये खिता है ये भी आगे निकले। और जो लोग यहां से भाग के डंकी लगा के जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं जाते, उस सबसे बड़ी तादाद में जाते हैं इंडिया से। अभी अमेरिका ने भी उनके कितने शहरियों को वहां से डिपोर्ट किया, अमेरिका से उनको फौजी तैयारी में वापस भेजा है। और इसी तरह बरतानिया में और यूरोप में हर जगह पे आपको इंडियन भी मिल जाएंगे, पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे। इतना ज्यादा पोटेंशियल है इस खित्ते के अंदर। और कब तक हम एक दूसरे के साथ ये सिली इस किस्म की चीजें करते रहेंगे और आम आवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर उनको हल करने की बात नहीं होगी। दोनों तरफ से बस रेट्रिक होती रहती है। अच्छा जी, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है लंदन में बात करते हुए मीडिया से कि जनाब हम बॉर्डर पे खड़े हुए अपने फौजी के साथ हैं, भारत ने अगर कोई इस किस्म की हरकत की, लेकिन ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है इसके साथ हम नहीं है। मुल्क का जो तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है स्पाई, उसके हम साथ हैं। हम इन स्पाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन आइन कानून की जो पामाली की जा रही है, जो जबर किया जा रहा है इस हुकूमत की जानिब से, उसको और इस निजाम को हम कतन सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अपने सपाई के साथ, अपनी अफवाज के साथ इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, अब इस वक्त जबर, कुछ लोग कहेंगे कि राजा साहब क्यों कह रहे हैं जबर, इस वक्त तो जरदारी साहब की हुकूमत है, इस वक्त तो बेनजीर साहिबा के जो वारिस हैं उनकी हुकूमत है, इस वक्त तो मियां साहब जो हैं वो वोट को इज्जत देने वाले उनकी जमात की हुकूमत है। इस वक्त तो आइडियल जमहूरियत होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने, आपको याद होगा कि पीका कानून में तब्दीली की और उसके बाद इस खच्चे का इजहार किया गया कि इसको इस्तेमाल करके धड़ाधड़ पर्चे दर्ज किए जाएंगे। अब जियो ने एक स्टोरी की है सामने, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने फैक्ट चेक किया है क्योंकि सोशल मीडिया पे दावा किया गया था कि लाहौर में पीका एक्ट के तहत एक दिन में 23 मुकदमात दर्ज हुए। तो ये बिलावल, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मियां साहब, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, MQM, इन सब की मुश्तरका जो जमहूरियत है, ये उसके समरात हैं जो आवाम को मिल रहे हैं कि एक दिन में
23 मुकदमात सिर्फ लाहौर में दर्ज किए गए पीका कानून के तहत। और जियो ने उसको फैक्ट चेक किया। अब जियो ने कहा कि जनाब, जब जियो ने रिसर्च की और ये स्टोरी है समन अमजद की, उन्होंने जब सारी इसके ऊपर तहकीक की तो उससे पता चला कि जी वाकई ये फैक्ट है। लाहौर पुलिस ने इंडीड 23 मुकदमात एक दिन में दर्ज किए 24 घंटों के अंदर, जिसमें आम शहरियों के खिलाफ ये मुकदमात दर्ज किए गए और उन पे इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके नफरत फैलाई है, नफरत अंगेज बात की है, हेट स्पीच की है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के सीनियर अफसरान के खिलाफ और पंजाब की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से। अब ये FIRs क्या हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने लिखा है कि जियो फैक्ट चेक रिव्यूड ऑल 23 FIRs। उन्होंने तमाम सारी FIRs देखी हैं और सेम डे अप्रैल 2022 को उन्होंने ये चेक किया। द FIRs वर लॉन्च्ड इन मल्टीपल पुलिस स्टेशंस इन एरियाज नेमली फैक्ट्री एरिया गाजियाबाद। उन्होंने मुख्तलिफ स्टेशंस के पुलिस स्टेशंस के नाम लिखे हैं कि यहां पे इन सारे एरियाज में ये FIRs दर्ज हुई हैं और ऑल FIRs वर फाइल्ड बाय प्राइवेट सिटीजन्स। अब इन्होंने जो पीका कानून में तब्दीली की है, जो बिलावल साहब की जमहूरियत ने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, उसमें यह है कि अगर मेरे खिलाफ कोई बंदा बात करता है, मुझे कुछ कहता है कि मिसाल के तौर पे आप कह दें कि जनाब हमें अतर काजमी का स्टाइल पसंद नहीं है और ये बड़ा इसका भोंडा स्टाइल है, और मतलब हर बंदे का स्टाइल वैसा तो नहीं होता जैसा वजीर आजम का साहब का स्टाइल है, और वो मुझे कुछ कहे तो मैं कहूं यार कहता है तो कहता रहे, लेकिन आपको बुरा लग जाए, आप में से एक बंदा उठ के जाके कहेगा क्योंकि इसने अतर को कुछ कहा है तो मेरी दिल आजारी हुई है, लिहाजा ये पर्चा दर्ज कर दो। ये इन्होंने कानून में तब्दीली कर दी है। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये जो ऑल FIRs वर फाइल्ड बाय प्राइवेट सिटीजन हु डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी आइदर ट्रेडर्स, जिसमें कोई ताजिर था, कोई किसान था, कोई बिजनेसमैन था, कोई प्रॉपर्टी डीलर था। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी 12 FIRs हैं उनमें नियरली आइडेंटिकल टेक्स्ट है, जिसमें अक्यूज किया जा रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स X के ऊपर, यानी जो पहले जिसको ट्विटर कहते थे, उसके ऊपर उन्होंने AI जनरेटेड इन अकाउंट्स ने इमेजेस शेयर किए हैं पाकिस्तान के सीनियर लोगों के हवाले से, अफसरान के हवाले से, दीगर लोगों के हवाले से, और X के ऊपर जब वो स्क्रॉल कर रहे थे उनको ये चीज नजर आई। अब मसला ये है कि X तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन साल से ज्यादा हो गया बंद है, X तो पाकिस्तान में बैन है, लेकिन FIR दर्ज की जा रही है कि वो जो शहरी हैं उन्होंने X को वो स्क्रॉल कर रहे थे। 12 FIRs X के ऊपर उन्होंने देखा कि इस तरह की चीजें शेयर की गई हैं, तो लिहाजा ये पर्चा दर्ज किया गया। यही जियो ने भी लिखा है, ऑल 12 FIRs स्टेट दैट कंप्लेनेंट वाज ब्राउजिंग X विद फ्रेंड्स। ठीक है, ऑन अप्रैल। अब कौन सा बंदा जो फ्रेंड्स के साथ बैठ के X करता है, वो मतलब फ्रेंड्स को कोई मैसेज तो आप कर सकते हैं उसपे, लेकिन 4-5 बंदे बैठ के तो नहीं कहते आ जाओ सारे बैठो और हम X देखेंगे। पर एनीवे, ऑल 12 FIRs स्टेट दैट कंप्लेनेंट was browsing X with friends on April 22 when he encountered defamatory and false posts targeting state institutions and senior जो office holders हैं। It is important to note that X has been officially blocked in Pakistan since February 17th, 2024। मतलब वो भी लिख रहे हैं कि वो तो X तो पिछले साल से पाकिस्तान के अंदर बंद है। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि सम FIRs जो है वो फेसबुक के अकाउंट्स को भी रिपोर्ट करती हैं और जिसमें डेफेमेटरी कंटेंट शेयर किया गया है चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। One FIR alleges that a user shared a sarcastic video targeting the chief minister। कि एक FIR में यह भी कहा गया है कि एक तंजिया एक जो है वीडियो शेयर की गई है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। Another FIR involves a private WhatsApp group, यानी एक FIR किसी WhatsApp ग्रुप के अंदर कोई बात की गई है उस हवाले से भी शेयर की गई है। और ये सारे जो मुकदमात हैं ये इसलिए मुमकिन हो सके हैं क्योंकि इन्होंने जो पीका कानून में तब्दीली की उसकी वजह से। व्हाट आर द चार्जेस, ये भी वो लिख रहे हैं। ऑल 23 जो FIR साइट सेक्शंस 11 and 20 ऑफ पीका लॉ। तो इसमें आगे उन्होंने ये भी तफसील लिखी है कि ये जो इन्होंने पीका कानून में तब्दीली की थी उसकी वजह से इन FIRs का इंदराज मुमकिन हो सका। अच्छा जी, एक व्लॉगर हैं अली जई साहब, उनके छोटे भाई अवैस जई साहब को खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने फायरिंग करके शहीद कर दिया है। उनके ऊपर ये टारगेटेड हमला किया गया। इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और फैसल अमीन साहब जो अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं,
उन्होंने एक ट्वीट भी किया हुआ है। अली जई साहब ने एक शेयर की हुई है, पोस्ट शेयर की हुई है कि मेरे छोटे भाई अवैस खान अली जई को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। उन्होंने जनाजे का टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम पे हरिपुर में यहाँ पे जनाजा होगा और सारा उन्होंने डिटेल्स वगैरह दी हुई है। तो उसके ऊपर फैसल अमीन साहब ने लिखा है कि डीपली सैडेंड एट योर लॉस ब्रदर, RPO and DPO are actively pursuing the case. We are following it up. Inshallah, culprits will brought to justice. तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने उधर इंतजामिया को बता दिया है, पुलिस को बता दिया है कि इसकी तहकीकात की जाए और जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अब अली जई साहब जो हैं वो हुकूमत के भी बड़े नाकिद हैं, निज़ाम के भी बड़े नाकिद हैं, बड़ी सख्त बात भी करते हैं और इमरान खान के जो है वो एक तरह से उनका जिसे आप कह सकते हैं कि हक में भी बात करते हैं। और इंटरेस्टिंगली उनके भाई को उसी सूबे में टारगेट किया गया जहां पे अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये अब उस हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि वो पता चलाएं कि किसने इनको टारगेट किया, कैसे टारगेट किया, क्यों उनके ऊपर फायरिंग हुई। तो उसी हवाले से फैसल अमीन साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब पुलिस के सीनियर अफसरान इसमें जाती दिलचस्पी ले रहे हैं और इस केस की तह तक हम पहुंचेंगे और जो भी इसमें मुलविस है उसको हम गिरफ्तार करेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।